ना वहाँ अब हम एक वर्ड के बारे में जानेंगे जिसको हम कहते हैं WTO। नाम सुना होगा WTO, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO क्या है? एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी फॉरेन ट्रेड या ये जो ट्रेडिंग का काम होता है, इन्वेस्टमेंट का काम है, इसकी जिम्मेदारी ये रखता है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जिम्मेदारी यही रखते हैं। इनका एम क्या है? टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। WTO का एम क्या है? कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, थोड़ी फ्रीली चालू करना, ये फ्रीली आराम से काम करवाना, वो इनका काम होता है WTO का। WTO क्या करता है? स्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए जो रूल्स चाहिए होते, बनानी होते, वो WTO बनाता है। एंड करेंटली अबाउट 164 कंट्रीज आर ऑफ WTO मेंबर। WTO के मेंबर अभी तक हम कितने कह सकते हैं? 164 कंट्रीज। 164 कंट्रीज WTO के मेंबर है। नाउ एक हम इसके बारे में जान लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। पहले एडवांटेजेस किस किस को मिलेगा आप ही बताइए। अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो एडवांटेज किसको मिलेगा? भाई कंज्यूमर्स को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, और ऊपर से अगर फॉरेन गुड्स की बात करें तो वो थोड़े से सस्ते भी होते हैं, तो कंज्यूमर का फ़ायदा। सेकंड, MNC सेटअप होंगे। जब MNC सेटअप होंगे तो उनके पास वर्क ज़्यादा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोग बाग ज़्यादा काम करने लगेंगे। इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगा हमारे इंडिया में। और टॉप इंडियन कंपनीज़ को भी क्या होगा? फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्शन करने के नए नए मैथड्स आएंगे, और MNC के थ्रू ही इंडियन प्रोडक्ट भी विदेश में जाके MNC का रूप ले लेगा। तो इससे फ़ायदा किनको हो रहा है? कंज्यूमर्स, MNC एंड इंडियन टॉप कंपनीज़ को। नाउ अब ये पूछ रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस किस किस को हो रहा है, तो आप ये अब सोचिए डिसएडवांटेज किसको होगा? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। जब वो आके, अगर ग्लोबलाइजेशन में जो MNCs आके इंडिया में अगर अपना ही वो कंपनी सेटअप कर लेंगी और सभी लोग अगर वहीं जाके खरीदेंगे, तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनका काम क्या होगा? ठप पड़ जाएगा बिल्कुल ही। तो इस वजह से डिसएडवांटेज किसका हुआ? स्मॉल प्रोड्यूसर्स का। और जब उनका काम ही ठप पड़ जाएगा तो जो वर्कर्स होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इससे डिसएडवांटेज हो गया हमारे वर्कर्स का भी। ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, कि इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी हमने भी पॉइंट्स पढ़ा था, कंज्यूमर, MNCs के टॉप इंडियन कंपनीज, एंड देन फिर डिसएडवांटेज जो पढ़ा था हमने, वही सब आपके इस सब में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जैसे पहले कंज्यूमर है, कंज्यूमर के बारे में क्या बोला? देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर इन द मार्केट। भी कंज्यूम मार्केट में कंज्यूमर के लिए भर भर के चॉइसेस आ जाते हैं, और उससे क्या है? चीप प्राइस ड्यू टू कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। और कंपटीशन ज़्यादा है प्रोड्यूसर के बीच, तो उससे क्या होगा? चीप प्राइस आ जाएगा, मतलब चीप प्राइस चार्ज करते हैं वो हम लोगों से। सेकंड आता है MNC इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बेनिफिशियल फॉर देम ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मार्केट। MNCs भी क्या करते हैं? हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का मार्केट क्या है? सबसे ज़्यादा है। मार्केट मतलब एक तरीके से, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगी तो ज़्यादा डिमांड होंगी और लोग बाग ज़्यादा खरीदेंगे भी, तो यहाँ का साइज़ अगर कहे मार्केट का तो वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वह यहाँ पे क्या करते हैं? MNCs यहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में हमारा तीसरा पॉइंट, जो है टॉप इंडियन कंपनीज़। अब मैंने बताया था जैसे कि इंडियन कंपनीज़ है उनको भी फ़ायदा मिलता है जब MNCs यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला लार्ज इंडियन कंपनीज बिकम MNCs, जैसे टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये सारे क्या है कि MNCs की वजह से उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो थोड़ा बहुत नाम आप भी याद रख लेना, जैसे टाटा बोला इन्होंने, ठीक है, फिर इन्फोसिस होता है और एशियन पेंट्स, ये सब आपको याद रखना है। देन इसके बाद फ़ायदा होता है, या अगर हम इम्पैक्ट बोलो तो इसके बाद इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? स्मॉल बिजनेस के ऊपर। बट जो स्मॉल बिजनेस है वो क्या करते हैं? जो राइजिंग कंपटीशन है आजकल का वो फेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, सो सेवरल बिजनेसेस आर शट डाउन, जिसकी वजह से ज़्यादातर बिजनेस कैसे हो जाते हैं? शट डाउन हो जाते हैं ना। वर्कर के ऊपर बात कहूँ, जैसे वर्कर के ऊपर हमारा डिसएडवांटेज हमने देखा था, इसका ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पहले तो वर्कर फेस करता है प्रॉब्लम ऑफ नो जॉब सिक्योरिटी, उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता, घंटों तक काम करने के लिए उनको मिलता है, और उनको वेजेस भी कम मिलते हैं। और जो लेबर लॉ बनाए जाते हैं ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं कि उसमें लेबर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ये सारा क्या पड़ रहा है? हमारी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब के ऊपर ना। इसके बाद आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है, अगर आता है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको भी पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या बोला है इन्होंने? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको क्या बोलते हैं हम? SEZ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या है?
ये क्या करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ये भी सभी गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड वेल क्लास या फिर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब प्रोवाइड कराते हैं हमारे गवर्नमेंट। किन को, जो एमएनसीज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उन सबको प्रोवाइड कराते हैं। कंपनी जो सेटअप हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट इन SEZ डू नॉट पे टैक्सेस फॉर 5 years। आपको याद रखना है क्या, कि जो भी कंपनीज यहाँ इंडिया में आकर अगर वो अपना प्रोडक्शन सेटअप करना चाहते हैं तो उनको 5 साल तक कोई टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गवर्नमेंट ने यहाँ अलाउ कर रखा है फ्लैक्सिबल लेबर लॉज। फ्लैक्सिबल लेबर लॉज जैसे एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे कोई रेगुलर जॉब नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी आप ले सकते हो, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है और ना ही कोई फिक्स वेजेस है। तो ये सारे क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी है लेबर लॉज में ना। इसके बाद हमें जानना है हाउ गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप फॉर देयर फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि भाई गवर्नमेंट भले ही इतना ज़्यादा ही फ़ायदा कर रही है एमएनसीज वालों का, लेकिन सब जगह एक रूल होता है कि उनको क्या करना चाहिए, फेयर रहना चाहिए ताकि ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो सके। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके पॉइंट्स आएंगे, आपको लिखना है। पहला पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट शुड मेक लेबर लॉज इन द फेवर ऑफ लेबर एंड इम्प्लीमेंट दैम प्रॉपरली। अगर गवर्नमेंट लेबर लॉज बना रही है तो किसके फेवर में बनाना चाहिए, लेबर के फेवर में बनाना चाहिए, और बना के रखना भी नहीं है, उनको क्या कराना है, इम्प्लीमेंट कराना है प्रॉपरली। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे सपोर्ट करना चाहिए, क्या यूज़ करके, बाय ट्रेडिंग बैरियर्स यूज़ करके। एंड तीसरा, गवर्नमेंट कैन अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री इन WTO। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर मैं गवर्नमेंट की कह रही हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो उनको क्या करना चाहिए, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के जो डेवलप्ड कंट्री WTO के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ लड़ना चाहिए, ताकि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वली राइट्स मिले और इक्वली वो काम कर सकें। एंड इसी के साथ ही हमारा क्या होता है, ये चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।